कश्मीर को सारे हिंदुस्तान में बेचा और इस बेचने पर ही वहाँ मुझे लगता है कि ये अपने स्कोर्स जो हैं सेटल होते रहे। जब आउटसोर्सिंग हर बात की हुई है, आप एम्प्लॉयमेंट पर ले लो, यहाँ आप यूनिवर्सिटीज़ ले लो, आप दूसरे जितने भी ये अंडरटेकिंग्स हैं गवर्नमेंट की, कि एम्प्लॉयमेंट का डिनाइल जो है डायरेक्ट जम्मू कश्मीर के बच्चों को है, जम्मू कश्मीर के यूथ को है। जम्मू कश्मीर के लोगों की कोई वेलफेयर, कोई बेहतरी, कोई बहबूदी कुछ नहीं देखने को मिला। 19 से पहले का यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ देख लें, और आज 25 ख़त्म होने वाला है, कुछ ही दिनों में ख़त्म होगा, और ग्राफ दे लें अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ से कहाँ 3%, 4% थी, 32%, 33%, 34% के करीब यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट हुई है। नमस्कार, संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य की अगर बात करें तो लगातार कुछ मुद्दे इस वक्त हावी हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा सरकार की डिलीवरेंस को लेकर है। और लगभग एक साल से ज़्यादा सत्ता में आए हुए उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके सहयोगी हो चुके हैं, और इन एक साल में क्या उन पोल प्रोमिसेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनकी घटक दल डिलीवर कर पाए हैं। और उसके साथ साथ कई अहम मुद्दे, खासकर 5 अगस्त 2019 के बाद जिस प्रकार जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित हुआ था, स्टेटहुड की मांग लगातार सामने आ रही है, और कब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलेगा, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं एडवोकेट नरेश गुप्ता जी। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, फॉर्मर MLC आप कांग्रेस के रह चुके हैं, और उसके अलावा आप वाइस प्रेसिडेंट JKPCC रह चुके हैं, और तवील अनुभव जम्मू कश्मीर की राजनीति को लेकर है। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर के राजनीतिक गलियारों में लगातार स्वर उभर के सामने आ रहे हैं, और कांग्रेस भी लगातार उस मांग को लेकर काम करती आ रही है, स्टेटहुड की मांग। और राज्य का दर्जा एक वायदा किया गया था, और ये कहा गया था कि पहले डिलिमिटेशन, उसके बाद इलेक्शन, और उसके बाद एक उपयुक्त समय पर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाएगा। क्या कहेंगे? बड़ा इम्पोर्टेंट विषय आपने विवेक जी ये शुरू किया। जम्मू कश्मीर की पोजीशन को अगर आप देखो, पुरानी हिस्ट्री को देखो, तो जम्मू कश्मीर खाली एक स्टेट के तौर पर नहीं था, ये एक कंट्री के तौर पर गिना गया था। जिसको कहते हैं कि मिनी इंडिया के तौर पर इसको जम्मू कश्मीर को हम लोग देखते थे, क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म के लोग यहाँ थे। इसमें कल्चर था, अपना भाईचारा था, अपना सब कुछ था, एवरीथिंग यहाँ में उस वक्त था। बहरहाल गवर्नमेंट जो BJP सरकार जो सेंटर में आई, जब केंद्र में आई, तो इन्होंने मुनासिब अपने मैनिफेस्टो को समझा कि हम यहाँ एब्रोगेशन करें। मगर जिस दिन मुझे लगता है कि पार्लियामेंट में ये एब्रोगेशन का इन्होंने लॉज कानून पेश किया, अपने होम मिनिस्टर साहब ने, हमारे जो माननीय अमित शाह जी हैं, तो उस वक्त कमिटमेंट उन्होंने एट द फ्लोर ऑफ हाउस की थी कि बहुत जल्द हम स्टेट को, जम्मू कश्मीर को एक स्टेट का दर्जा देंगे। और कंटिन्यूसली उसके बाद देर आफ्टर जितने भी इलेक्शंस कहीं हुए, पब्लिक मीटिंग्स में गए, माननीय प्रधानमंत्री जी गए, और दूसरे इनके वरिष्ठ नेता, मंत्रीगण, होम मिनिस्टर साहब जहाँ भी गए, पिछले 4-5 साल से चल रहा है, तो हर जगह इन्होंने यही कहा कि हम जी आपको स्टेट का दर्जा देंगे ही देंगे। अब स्टेट का दर्जा ये तो एक हिंदुस्तान की तारीख में, हिस्ट्री में पहली बार देखने को मिला कि कोई एक स्टेट को आपने जी एक UT बना दिया, वो भी UT लद्दाख का पोर्शन निकाल दिया, और जम्मू कश्मीर को एक UT आपने बना दिया। जम्मू कश्मीर की लोकेशन आप दूसरी जगहों से मुकाबला नहीं कर सकते उसका। ये एक पहाड़ी इलाका है, दूसरा ये है कि बॉर्डर स्टेट है। यहाँ जो उस वक्त स्पेशल स्टेटस महाराजा के माध्यम से मिले थे, वो कुछ चीज़ों को देखकर मिले थे, जिसको गवर्नमेंट ने, जो सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट्स रही, कांग्रेस की रही, जो भी रही, उन्होंने इसको एंडोर्स किया है कि ये लोग, इनकी एंटाइटलमेंट है, क्योंकि वो एरिया ऐसा है। यहाँ देखेंगे आप तो फॉरेस्ट और पहाड़ी एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया तो हमारे पास है नहीं यहाँ। रेजिडेंशियल एरिया के यहाँ बड़े कम वो हैं, जगह हैं, सारे नदी नालों में और बॉर्डरों में सारी एरिया यहाँ है। तो वहाँ गवर्नमेंट की सपोर्ट होनी चाहिए नागरिक्स को, जो शहरी हैं, क्योंकि गवर्नमेंट होती है शहरियों की बेहतरी के लिए, इनकी बहबूदी के लिए, इनका वेलफेयर, पैरामाउंट कंसिडरेशन होती है लोगों की वेलफेयर। लोगों का वेलफेयर मैं समझता हूँ कि इस पीरियड में देखा नहीं जा रहा। ये यहाँ मोनोपोली है, आउटसोर्सिंग हर बात की हुई है। आप एम्प्लॉयमेंट पर ले लो, यहाँ आप यूनिवर्सिटीज़ ले लो, आप दूसरे जितने भी ये अंडरटेकिंग्स हैं गवर्नमेंट की,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हों, सारी आउटसोर्सिंग है। कौन एजेंसी पीछे है ये तो भगवान ही जाने, मगर सारी आउटसोर्सिंग है, जिससे ये है कि एम्प्लॉयमेंट का डिनाइल जो है डायरेक्ट जम्मू कश्मीर के बच्चों को है, जम्मू कश्मीर के यूथ को है, जम्मू कश्मीर के अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को है। बड़ी मुश्किल से लोगों के क्यों यहाँ, क्योंकि यहाँ इतनी वो नहीं है, प्रॉस्पेरिटी नहीं है, यहाँ गुर्बत है, गुर्बत से लोग रहते हैं। यहाँ का एवरेज जो है इनकम जो है वो कम है, तो यहाँ बड़े मुश्किल से लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाया था, दाएं बाएं करके, आगे पीछे करके, कहीं ज़मीन बेच कर, कहीं लोन लेकर, कहीं किसी तरीके से। तो इस उम्मीद पर, इस भरोसे पर कि बच्चे कल मुलाजिम लगेगा, सरकारी मुलाजिम लगेगा, तो चलो जी कोई थोड़ी सी हमारे में भी, फैमिली में भी थोड़ी सी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। मगर वो सारे जितने भी हैं लोगों की सोच, लोगों के विचार, वो धरे के धरे रह गए, और सिर्फ यही मार्केटिंग होती रही जम्मू कश्मीर की। मैं तो ओपन कहूँगा कि जम्मू कश्मीर को सारे हिंदुस्तान में बेचा, और इस बेचने पर ही वहाँ मुझे लगता है कि ये अपने स्कोर्स जो हैं सेटल होते रहे। जम्मू कश्मीर के लोगों की कोई वेलफेयर, कोई बेहतरी, कोई बहबूदी कुछ नहीं देखने को मिला। मेरा जी इसी से जुड़ता हुआ एक चीज़ नज़र आ रही है कि 5 अगस्त 2019 से पहले जब जम्मू कश्मीर एक रियासत थी, तब भी जम्मू संभाग से आवाज़ उठती थी कि जम्मू भेदभाव का शिकार हो रहा है, और ये सोचा गया था कि शायद 5 अगस्त के बाद जम्मू संभाग की तस्वीर बदलेगी। क्या उस तस्वीर में कोई बदलाव आया? बदलाव तो देखने को नहीं मिला, उल्टा उसमें धब्बे ज़्यादा पड़ गए उसमें। मैं ये समझता हूँ, मैंने आपको गुजारिश की ना कि आप 19 से पहले का यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ देख लें, और आज 25 ख़त्म होने वाला है, कुछ ही दिनों में ख़त्म होगा, और ग्राफ दे लें अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ से कहाँ 3%, 4% थी, 32%, 33%, 34% के करीब की यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट हुई है। तो क्या लोगों ने देखा? कुछ भी नहीं देखा। बाहर के लोगों ने यहाँ आके, मिनरल्स यहाँ लोग थे, हमें सोर्स था हमें मिनरल्स का, यहाँ हमारे लोगों को, गरीब लोगों को, वो मिनरल्स पे भी जो हैं वो बिल्कुल हाईजैक हो चुके हैं, सारे मिनरल हाईजैक हो चुके हैं। ये छोटे छोटे मकान बनाने की रेत और बजरी को तो हम समझते कुछ नहीं थे, कुछ नहीं समझते थे यहाँ के लोग जम्मू कश्मीर के। तो आज देखो, आज बाहर के आए हैं, क्या रेट पर लोगों को मकान बनाने देश में मुश्किल हो गया है। तो किसी भी मतलब एंगल से, किसी भी लेवल पर लोगों की बेहतरी नहीं हुई है। सिर्फ एक ही चीज़ को मैं एग्री करता हूँ कि स्टोन पेल्टिंग जो होती थी उसमें थोड़ी सी रुकावट आई है। विजिबल लोग खामोश हैं, विजिबल लोग खामोश हैं। वो जो लोगों में प्रोवोकेशन थी, रेडिकलाइजेशन सोच डेवलप होती थी, वो उसमें रिड्यूस हुई है। मगर अभी जो दिल्ली ब्लास्ट देखा आपने, जो और जगहों पे दाएं बाएं आगे पीछे हम देखते हैं, तो उससे तो आदमी परेशान हो जाता है कि भाई जो लोग पढ़कर आए हैं, जिन्होंने हमको ज़िंदगियां देनी है, हमारे लोगों को बीमारियां देखनी हैं, डॉक्टर तो एक भगवान के बाद हम डॉक्टर को देखते हैं कि ज़िंदगी देने वाला वो, मगर बचाने वाला ये। अगर वैसे जैसे पढ़े लिखे लोगों की माइंड में ऐसा चल रहा है, वो माइंड में कैसे डेवलप हो रहा है? क्योंकि यहाँ वातावरण वैसा हो गया है। तो काउंटर प्रोडक्टिव, मैं समझता हूँ काउंटर प्रोडक्टिव ऐसी चीज़ों हैं, काउंटर प्रोडक्शन है। क्योंकि ठीक है, कुछ सोच होती है कि नहीं जी अपने रिलीजियस स्थानों को वो किया जाए, प्रमोट किया जाए रिलीजियस टूरिज़्म के तौर पर, मगर मार्केटिंग नहीं है ये। तो कुछ मार्केट ऐसी हो गई है कि नहीं जी, चले जी कहाँ जी कोई चीज़ आरती करने के लिए, कहाँ चले जी ध्वजवा लगा, मंदिर पर ध्वज लगाने के लिए चले जी, कहाँ वो कंस्ट्रक्शन। ओ भाई, ये नॉर्मल रूटीन में ये चीज़ें चलती थी, ये अटैच्ड हैं हमारे इस सनातन के साथ, हम भी सनातनी हैं, ये अटैच है हमारे साथ। मगर इसको लेकर अगर सोसाइटी हमारी बढ़ जाए, सोच बढ़ जाए, तो वो एक बड़ा मुश्किल है। सनातन का सर आपने जिक्र किया, और अभी हाल ही में एक और विवाद तूल पकड़ता नज़र आ रहा है, खासकर श्राइन बोर्ड की जो MBBS श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की बात करें। 50 सीटें नेशनल मेडिकल कमीशन ने अलॉकेट की थी, और उसमें से नॉन हिंदू समुदाय के स्टूडेंट्स ने वो सीटें ली हैं, मेरिट बेसिस पे ली हैं। उसको लेकर विवाद खड़ा होता नज़र आ रहा है, और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्पष्ट कहा कि ग्रांट इन एड सरकार यूनिवर्सिटी को दे रही है, और ज़मीन भी फ्री में दी गई है। अगर वैसा है तो फिर ग्रांट इन एड लेने बंद कर दें और ज़मीन की कीमत चुका दें, फिर इसको माइनॉरिटी का स्टेटस ले लें। देखें, ग्रांट इन एड तो है, इसमें तो कोई दूसरा नहीं है। ज़मीन के सिलसिले में भी जब ये ट्रांसफ़र हुई होगी लैंड, तो उस वक्त कोई मेमोरेंडम इनका बना होगा, एग्रीमेंट बना होगा, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइन होंगी। मगर मैं आपको कहूँ कि 2005 के बाद तो डायरेक्टली 14 से मैं 14 को कहूँगा, 14 में यहाँ बीजेपी की सरकार थी, अलायंस में थी PDP के साथ, 16 से 18 तक रही वो सरकार,
उसके बाद फिर इनका ही रूल रहा, गवर्नर रूल रहा यहाँ। उसके बाद यूटी बन गया। 14-24 तक तो यही लोग थे। तो अगर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन्स कोई अलाउ हुई हैं या मेडिकल कॉलेज जो है उभर के आया है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के साथ, तो ये लोग तो इन्होंने देखना था ना, जो आज डिस्पेंसेशन में है थे हैं या यहाँ थे, तो इनको देखना था कि हमारे रूल्स रेगुलेशंस में इन्होंने डिफ़ाइन करना चाहिए था कि यहाँ चूँकि डोनेशन ज़्यादा है एक कम्युनिटी के लोग डिवोटीज़ ज़्यादा हैं यहाँ, और ऑफरिंग्स जो हैं जो भी यहाँ आती हैं, तो उससे जो है हम सिर्फ इंडिविजुअल एक ही समुदाय को सीटें देना चाहते हैं। मेडिकल एजुकेशन, हेल्थ मेडिकल एजुकेशन नड्डा जी के पास है, इनके लोग हैं। प्राइम मिनिस्टर वहाँ बैठे हुए हैं। एलजी साहब हमारे वैसे भी यहाँ श्राइन बोर्ड के चेयरमैन हैं। तो मुझे लगता है कि ये अपने लैप्सेस को, अपनी उसको इनकम्पिटेंसी कहूँगा मैं, इनकम्पिटेंसी चूँकि इनसे हो चुकी है, ये उसको ये छुपाने के लिए इन्होंने ये नया एक वो बनाया, संघर्ष समिति बनाई, चले जी इस पर हम करेंगे जी, प्रोटेस्ट करेंगे, ये करेंगे। मुझे 2008 याद है, बम बोले 2008 में यहाँ सरकार कोलिशन में गुलाम नबी आज़ाद साहब की सरबराही में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ थी। तो क्या ऐसा उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने उस वक्त कहा था कि जो हमारे अमरनाथ हमारी यात्रा है उसके लिए मैं शेल्टर बनाना चाहता हूँ, उसके लिए गेस्ट हाउस बनाना चाहता हूँ, उसके लिए कॉरिडोर बनाना चाहता हूँ। कॉरिडोर का मसला था और तो कुछ मसला नहीं था। तो कॉरिडोर को जम्मू में की पोजीशन देख लीजिए आप, और कश्मीर में देख लीजिए कि ऐसे लगता था कि जैसे आसमान नीचे आ गया है। तो पीछे क्या था, मुद्दा क्या था? कुछ भी नहीं था। और उसको कैसे एक्सप्लॉयटेशन जम्मू में हुई, जो भी थे उस वक्त लीड करते हुए, ख्वा लीलाकरण शर्मा जी थे, ब्रिगेडियर सुचेत सिंह जी थे, या हमारे कोई दूसरे कोई और लोग जो थे इसमें थे वो थे, या जो यहाँ आज जिनके 29 MLA हैं यहाँ आए हुए, या वो पार्टी थी। तो आप देख लीजिए ना क्या माहौल इन्होंने खड़ा करके रख दिया था। यहाँ जम्मू कश्मीर में बुरा हाल था, 2.5-3 महीने यहाँ बुरा हाल रहा यहाँ। तो वो एक सीक्वेंस बनाने का था कि जनरेट करने का था कि नहीं जी, गुलाम नबी आज़ाद ने इतना रियासत को आगे कर लिया, इतना डेवलपमेंट हो चुकी है यहाँ कि आने वाले दिनों में हम इनको, कांग्रेस को वापस नहीं कर सकते, इनको डिफीट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो पॉलिटिकल राजनीति खेली गई, वो तो राजनीति थी। तो राजनीति के तौर पर मैं समझता हूँ कि ये भी इनको राजनीति बना, अपने फेलियर को छुपाने के लिए, अपने फेलियर को या तो एडमिट करते हैं कि हमसे भूल हो गई है, अमेंडमेंट लाएं, इनके पास सरकार है और आज 29 लोग हैं, प्राइवेट मेंबर बिल लेके जाएं, गवर्नर साहब को, एलजी साहब को ऑर्डिनेंस निकालें। ये नहीं निकाल सकते तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स निकाले। मसले तो 10 हैं इसके। इन बच्चों को, जो 42 बच्चे हैं, इन्होंने तो नीट क्लियर करके आया है, बोपे की सिलेक्शन है, मेरिट पर लोग हैं ये। अगर इतना ही वो मसला है तो लिहाजा कुछ दिखाई देता है कि इसमें बिहाइंड द कर्टन कोई कंस्पायरेसी कुक हो रही है, ताकि अपने फेलियर को, अपने चीज़ों को छुपाया जाए और यहाँ फिर वही हालात पैदा करने की कोशिश की जाए। आगे यहाँ कुछ नहीं है जम्मू में। जम्मू की बिज़नेस रह चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पढ़े लिखे, महंगाई इतनी है, स्मार्ट शहर के नाम पर इन्होंने जम्मू में, कश्मीर में इतना कुछ किया। अब आप देख लीजिए कौन सी गलियों में देखें, नालियाँ देखें, चौक सारी नालियाँ हो गई हैं। मीटर का आप देख लीजिए, कुछ भी नहीं है। नरेश जी, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं जानना चाहूँगा। उमर सरकार को सत्ता में आए 1 साल से ज़्यादा का वक्फा हो गया है, लेकिन क्या कारण है कि अभी भी जो पोल प्रोमिसेस थे उनको डिलीवर नहीं किया गया? क्या चैलेंजेस कहीं नज़र आ रहे हैं? देखिए, विजिबल मैं कहूँगा, जो दिखाई देता है, जो चीफ मिनिस्टर साहब भी अपनी बात बताते हैं, उधर से गवर्नर हाउस से भी कई बातें आती हैं, माननीय गवर्नर साहब भी कहते हैं कि मेरे पास लॉ एंड ऑर्डर है, बाकी डिपार्टमेंट इनके पास है। तो कोई ना कोई, मैंने कहा ना कि कोई ना कोई ऐसा कॉन्स्पिरेसी कुक हो रही है किसी न किसी कारण से, किसी न किसी एजेंसियों से, जिसकी वजह से यहाँ, ताकि अनरेस्ट रहे, बेचैनी रहे, लोगों में भी रहे, बच्चों में भी रहे, अनएम्प्लॉयमेंट लोगों में भी रहे, स्कूल कॉलेजों में भी रहे, हॉस्पिटलों की पोजीशन भी वही है, स्कूलों में भी नए कोर्सेज डेवलप नहीं हो सके, वैकेंसीज फुल नहीं हो रही हैं, सड़कों की हालत भी वही है। तो सरकार का भी फेलियर मुझे दिखाई देता है कि सरकार खुले दिल से काम नहीं कर पा रही। तो इस मसले में तो मैं यही कहूँगा, चूँकि हम बाहर से सरकार के सपोर्टर भी हैं, हमारी पार्टीज़ अलाइंस में भी है,
मगर जो मुझे दिखाई देता है कि कुछ ना कुछ अंदर बात तो है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब भी खुले तौर पर कहते हैं जी मुझे काम नहीं करने दिया जाता, हमारी फाइलें नहीं आती, हमारे बिज़नेस रूल्स नहीं आ रहे। तो कुछ चीज़ें तो हैं जिन चीज़ों को देखना पड़ेगा। ये तो संज्ञान लेने वाली बात है, ये तो स्टडी करने वाली बात है। कांग्रेस सरकार को बाहर से समर्थन कर रही है, लेकिन अभी हाल ही में चाहे हम नगरोटा विधानसभा सीट की बात करें, राज्यसभा के इलेक्शन को लेकर, और कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि कोलिशन की, गठबंधन की मर्यादा का पालन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं किया। नाराज़गी अभी भी है। जाहिर सी बात है कि यहाँ कोलिशन सरकार में होते हुए, इंडिया ब्लॉक का एक विंग होते हुए ये कमिटमेंट थी, तो जो सेफ सीट जो है राज्यसभा के लिए वो कांग्रेस को प्रोवाइड की जाए। ये हमारी लीडरशिप के साथ कमिटमेंट यहाँ की नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता हैं इनकी थी। मगर बाद में इन्होंने वो जो कमिटमेंट है, मुझे लगता है कि उस कमिटमेंट से ये इन्होंने अपने आप को रिज़ाइल कर लिया, अपने स्टेटमेंट से बाहर हट के, और दूसरी सीट ऑफ़र की जिसको कांग्रेस लेना चाहती थी, क्योंकि कांग्रेस को पता था कि ये इस सीट पे जो है जितना जो प्रॉब्लम है, कुछ थोड़ा सा, और हुआ भी वैसा ही हुआ है। देखें, कुछ एक्स्ट्रा वोट गए हैं, कुछ रिजेक्ट वोट गए हैं, सवालिया निशान हैं, कई बातों पर सवालिया निशान है। तो रहा नगरोटे की सीट का लड़ना, तो या गांदरबल का, तो कांग्रेस ने फैसला किया था, क्योंकि नगरोटा में जो पिछली दफ़ा हमने इलेक्शन लड़े थे जो 14 में, बेशक हमने वहाँ उस वक्त हमारी फ्रेंडली कंटेस्ट में हुआ था, मगर ये लीडरशिप ने दिया कि क्योंकि सेकंड नंबर पर उस वक्त वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, तो ज़्यादा वोट इन्होंने वहाँ लिए थे कांग्रेस का, तो इसलिए कहा कि हम अपने ये उनको कहते हैं कि वो अपना लोग जो हैं वो अपना खड़ा करें, हम कंटेस्ट से बाहर हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वाइज डिसीजन था हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट हमीद करा की तरफ से, या और जो उनको जो नेशनल लीडरशिप थी, एआईसीसी हमारे सेक्रेटरी जो भी इंचार्ज थे, उनसे कंसेंसस बना था कि नहीं लड़ना, तो उस तरीके से लड़ा। आज भी कांग्रेस बाहर से सपोर्ट में है। कोई हमने कैबिनेट इसलिए नहीं ज्वाइन की, कोई मिनिस्टर ने ली, क्योंकि हमारा इशू था कि हमें स्टेटहुड जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम गवर्नमेंट ज्वाइन नहीं करेंगे। और आज भी स्टेटहुड के लिए पूरी एजिटेशन सारे जम्मू कश्मीर में हमारी तरफ से चलाई गई, बड़ी फैक्ट्री चलाई गई, जंतर मंतर तक हम के, कश्मीर तक, जम्मू तक, हर ज़िला के हर ब्लॉक तक हमारी डिमांस्ट्रेशन हुई। अब भी उसका नेक्स्ट फेज़ जो है, वो नेक्स्ट फेज़ के लिए जो है हमारी पीसीसी ने जो सेटल किया है कि हम हर घर पहुँचेंगे, घर घर जाएंगे। और चूँकि बीच में इन बिटवीन हमारे ये संगठन के कोई ज़िला प्रधान के थोड़ा सा चुनाव आ गए थे, उनका जो प्रोसेस है वो, चूँकि अहमदाबाद में जब हमारा CWC की मीटिंग हुई थी, अधिवेशन हुआ था, वहाँ डिसाइड किया गया था कि संगठन को मजबूत करने के लिए हम लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं रखेंगे। जो ग्राउंड पे लोग पकड़ रखते हैं, जिनको हमारे जो ग्राउंड के लोग हैं जो इनको चाहते हैं, ये नहीं होगा कि ये तेरा है, ये मेरा है। तो उससे हमने हटकर जो है बाहर के लोग, सीनियर लोग आए थे, वो अभी भी चल रही है, प्रक्रिया चल रही है, कुछ में कंप्लीट हो गए, कुछ में है। तो ये अब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होगा, उसके बाद नीचे लेवल पर जाएंगे, और उसके बाद हम हमारी पीसीसी इसको नेक्स्ट फेज़ को जो है लेगी। और ये हमारा पूरा रहेगा कि हमें हमारा हक है, क्योंकि कमिटमेंट है, ये कोई किसी के एहसान की बात नहीं है, कमिटमेंट बात है। तभी जो मैं समझता हूँ कि वो लोगों की भलाई होगी। और अगर बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, इतनी हमारी हमदर्द है, इतनी हमारे साथ वो रखती है, हमदर्दी रखती है, तो इनको भी सपोर्ट में ज्वाइन करना चाहिए कि हमारी रियासत का हमें पूरा दर्जा मिले, ताकि यहाँ जो है पावरों का जो तनाज़ा जो है, डिस्प्यूट्स है चल रहा, कोई कहते हैं जी 2 वो हैं पावर सेंटर हैं, कोई कहता है 3 पावर सेंटर हैं। ब्यूरोक्रेट्स इतने पावरफुल हो गए हैं कि मैं तो समझता हूँ कि सबसे पहला पावर स्टेशन तो वही है। तो ब्यूरोक्रेट्स की कोई है नहीं उनको पूछने वाला, अकाउंटेबिलिटी उनकी नहीं है। 0% मुझे दिखाई देती है कि ब्यूरोक्रेट्स की जो है अकाउंटेबिलिटी पब्लिक के तेज 0% है। इसी वजह से ये कुछ ऐसे मसले चल रहे हैं कि सरकार भी सेटिस्फाइड नहीं है, दूसरे लोग भी सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो मैं तो कहूँगा कि लोग तो कहते हैं 2 पावर सेंटर, मैं तो कहता हूँ 3 पावर स्टेशन, क्योंकि एक तरफ एलजी साहब का काफिला चलता है, एक तरफ हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का चलता है, दूसरा चीफ सेक्रेटरी साहब का चलता है। तो कोई पता नहीं लगता कि कौन किधर जा रहा है, कौन किधर जा रहा है, कोई इधर इनागोरेशन करता है, कोई उधर इनागोरेशन करता है। तो ये सिलसिले कुछ हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स को भी दिखने को मिल रहा है कि कोई पूरा नहीं चल पा रहे, तो जिस वजह से कन्फ्यूजन है। तो कन्फ्यूजन को हटाना जो है सरकार का काम है। जी, आपने अपना कीमती समय निकाला कार्यक्रम में, आपने अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।